उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का कोर्स कवर कर रहे हैं C++ के अंदर, जिसमें हमने 3 वीडियोस मैंने अपने इस प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड कर दी हुई हैं। उम्मीद है आप लोगों ने देख ली होंगी। अगर नहीं देखी तो काइंडली जाके इसको इन 3 वीडियोस को डिटेल्स के साथ देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के ऊपर। इससे पहले हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं कि हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं। उसके लिए क्या है कि आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए। क्लास के अंदर जब भी मैं कोई काम करवा रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि वो काम क्या हो रहा है। अगर मैंने एक जगह पे डॉट लगाया है तो किस जगह पे लगाया है, अगर मैंने ब्रैकेट ओपन की है तो किस जगह पे ओपन की है, अगर मैंने ब्रैकेट क्लोज की है, डबल कोटेशन कहां पे यूज कर रहा हूं, इंसर्ट ऑपरेटर कहां पे यूज कर रहा हूं, सेमीकोलन कहां पे यूज कर रहा हूं, कहां पे सेमीकोलन यूज नहीं करना चाहिए, आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकें कि अच्छा ये चीज कहां कहां पे हो रही है। और इसके साथ साथ आपने कुछ बेसिक टूल्स आपने कलेक्ट करने हैं। आपके पास नॉलेज जो छोटी छोटी रूल्स बता रहा हूं, जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैंने बताया था कि आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा, अगर आप स्पेस को खत्म करेंगे तो वहां पे एक एरर आएगा। इस तरह से अगर आप मेन का एम बड़ा लिख दें जो कि वहां पे प्रोग्रामिंग में छोटा है, सी आउट जो है उसकी जगह पे आप काउंट लिख दें तो एरर आएगा। सी आउट लिखना है आपको, सी का कैप जो है वो सी आउट में सी जो है उसको कैपिटल नहीं लिखना, जो स्मॉल है लेट केस उसी के अंदर ही लिखना है। तो आपको बेसिक टूल्स पता होने चाहिए और किस जगह पे वो टूल अप्लाई होने चाहिए और किस वक्त वो अप्लाई करने चाहिए, आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक पेपर के अंदर भी जो आपको क्वेश्चन आएगा तो मैं इसी तरह से सेमीकोलन मिस कर दूंगा और कहूंगा जी आप इसमें से एरर निकालें, ठीक है। और इसी तरह से मैं उसको कैपिटल लेटर कर सकता हूं, उसको कंबाइन कर सकता हूं। तो छोटी छोटी मिस्टेक इस तरह से करके मैं कहूंगा जी इसमें से एरर फाइंड आउट करें, ये अगर एरर नहीं है तो आउटपुट निकालें। तो बेसिक जो हमने काम करना है इसके अंदर, हमारे पास क्या आएंगी, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या करेंगे, आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम जो सॉल्विंग एबिलिटी है उसको आप इंप्रूव करेंगे, ठीक है। उसको जब तक आप उसके अंदर एबिलिटी नहीं आ सकती आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो आप एक सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना आनी चाहिए, उसको समझना आना चाहिए, उसमें से क्या पूछ रहा है, उसका गोल क्या है, उसको फिर एग्जीक्यूट किस तरह से करना है कि आपको वो गोल अचीव हो जाए, वो उसका रिजल्ट अचीव हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बिल्डिंग खड़ी करनी है तो किस तरह से एक बिल्डिंग में खड़ी करता हूँ, सबसे पहले बुनियादें बनाता हूँ उसको, उसका एक प्रोसीजर होता है, फिर उसके बाद उसकी दीवारें आती हैं, फिर उसके बाद उसका लेंटर आता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि आप बुनियादें खोदें ही ना और डायरेक्ट लेंटर डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एक फ्लो है। इसी तरह से लूप जब हम पढ़ेंगे तो स्टार्ट कहाँ से होता है, इंटरमीडिएट स्टेप्स क्या हैं और उस दरमियान में एट द एंड जो उसका फाइनल उसकी टर्मिनेशन है वो कैसे होगी। तो ये हमारे पास क्या है कि जब भी कोड आएगा उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से हमने करनी है और क्या चीज हम अचीव करना चाहते हैं, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो फिर जाके आप एक प्रोग्रामिंग में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। मैं चलता हूं अपने टॉपिक की तरफ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये वाली एक्सप्रेशन है। मैंने क्लास के अंदर क्या किया था, आप लोगों को बहुत सारी एक्सप्रेशन इस तरह से करवाई थी, 2 से 3 करवाई थी और मैंने कहा था सॉल्व करें और हर एक स्टूडेंट को कहा था कि इंडिविजुअली सॉल्व करें, तो हर एक का आंसर डिफरेंट आया था। तो यहाँ पे भी ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि हमने इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या आएगा। अब अगर हमारे पास इसका उसी तरह से बेसिक नॉलेज ना हो कि भाई ये 3 जो है ये 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना आंसर आता है, बेसिक नॉलेज पहली बात तो ये होना चाहिए, ठीक है। और फिर किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट क्या कर रहे थे, उसमें गलतियां कर रहे थे। मैंने 30 की क्लास के अंदर या 40 की क्लास के अंदर जितनी दफा भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं तो वहां पे डिफरेंट आंसर आते हैं, एक ही स्टेटमेंट के ऊपर मल्टीपल आंसर्स आते हैं। तो इसको सॉल्व किस तरह से किया जाता है, सबसे पहले देखें 8 को डिवाइड किया 2 के ऊपर 4। अब इसी तरह से उसके बाद अगली डिवीजन मेरे पास ये आ रही है और फिर उसके बाद फिर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये देखें साइन माइनस का आना चाहिए 12, माइनस का 4 है, मल्टीप्लाई बाय 3 है, माइनस का ये मेरे पास 12 आंसर आता है। अब फिर उसके बाद इसको ऐड करें इन दो को,
ठीक है, 4 प्लस 4 को -12 इस तरह से आ गया। अब फिर उसके बाद ये देखें कि मेरे पास क्या है, माइनस का 4 यहाँ पे आता है, ये बेसिक नॉलेज है हमारे पास, ये पता होना चाहिए। देन +2 आता है, तो आंसर ओवरऑल हमारे पास -2 आता है। अब इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट गलती ये कर ले इसी को सॉल्व करते वक्त कि सबसे पहले चलें ये स्टेप इस तरह से कर लिया, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लिया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो पहले क्या था, असल में क्या था, 12 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर कुछ और आना था, लेकिन उसने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई कर लिया और आंसर 9 आ गया। अब क्या होगा कि हो सकता है उसका आंसर क्या आ जाए, यहाँ पे देखें आंसर 1 आता है। ये 1 क्यों आता है, इसकी भी रीजन आगे जाके मैं बताता हूँ, क्योंकि ये रियल नंबर डिवीजन नहीं है, ये प्रोग्रामिंग में इस तरह से होगा, पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा इसका। तो इसका आंसर इस तरह से 9 बनता है। तो इसको हम इसी एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मेरे पास ये मैंने लिखी हुई है शायद, ये दोबारा फिर से इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेमीकोलन लगाता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास आंसर भी क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन अगर हमारे पास इसका फ्लो ठीक नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इसमें हमारे पास आंसर डिफरेंट आते हैं जो कि क्लास के अंदर आए थे। तो बेसिक इसका पर्पस क्या था कि हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिकली रूल है मैथमेटिक्स का, वो है डेमॉस रूल, कि सबसे पहले हम डिवीजन जो जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसको करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन फिर उसके बाद करते हैं। तो ये एक फ्लो है, इस फ्लो के साथ हमारे पास ये एक्सप्रेशन जो होती हैं वो सॉल्व होती हैं। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसके बगैर हम प्रोग्रामिंग जो है वो नहीं कर सकते, इसके बगैर हमारी कोई बहुत छोटी सी एप्लीकेशन भी नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक की एक ऐप बनानी है, तो उसमें आप पैसों की डिडक्शन करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। आप लाइब्रेरी के बुक जो है वो इशू करवाते हैं, तो रिमेनिंग कितनी बुक्स रह गई हैं, माइनस का ऑपरेटर वहां पे यूज होता है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो हैं वो आती हैं, लाजमी तौर पर आती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं, पैरेंथेसिस होती हैं, ये हमारे पास एसेंशियल पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे हमारे पास 2 + 4 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे प्लस मल्टीप्लीकेशन ये ऑपरेटर है, और 2 4 5 ये हमारे पास क्या है, ऑपरेंड्स है। पैरेंथेसिस क्या होती है, वो ब्रैकेट्स वगैरह जो हमने शायद आपने पढ़ी हो। तो हमारे पास क्या है कि 5 अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स मौजूद हैं यहाँ पे, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे स्टार के साथ आता है, डिवीजन के लिए ये वाला ऑपरेटर आता है, ये रिमाइंडर ऑपरेटर है, इसको भी हम करके देखेंगे। ठीक है। अब जैसे मैथमेटिक्स में हमारे पास था डेमॉस रूल, कि जब भी हमने इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, ये प्रॉब्लम हमारे पास आई है कि हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो इसका फ्लो क्या है, जो कि शुरू के अंदर मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि कब और कैसे ये इसको अप्लाई करना है, और क्या उसका फ्लो क्या होना चाहिए कि उसको हम सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्लो ये है, यहाँ पे इवेल्युएशन का प्रोसीजर, प्रेसिडेंस हमारे पास ये आती है। तो सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस हमारे पास किसकी है, प्लस की और माइनस की, और इससे हाईएस्ट, और प्लस और माइनस सबसे लोएस्ट है, लेकिन अगर ये दोनों आपस में आ जाएं तो फिर लेफ्ट टू राइट सॉल्व होता है। तो यहाँ पे इवेल्युएट लास्ट, इफ देयर आर सेवरल दे आर इवेल्युएट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये सॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 5 + 3 -4 + 5, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। पहले क्या होगा, प्लस सॉल्व करेंगे, फिर माइनस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर बाद में प्लस, क्योंकि एक ही प्रेसिडेंस इक्वल के साथ आ रही और ये लेफ्ट टू राइट इस तरह से सॉल्व होगी। सेम इसी तरह से प्लस माइनस से ऊपर जिसकी प्रेसिडेंस है वो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर। लेकिन अगर ये तीनों एक एक्सप्रेशन में कई दफा आ जाए तो फिर इसको भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से अगर मल्टीपल पैरेंथेसिस आ जाते हैं तो इसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस, फिर उसके कम, फिर उससे कम। और अगर हमारे पास एक से ज्यादा आ जाए उसके, यानी कि एक ब्रैकेट्स आती है, पैरेंथेसिस आती हैं, उसके अंदर भी पैरेंथेसिस हैं, तो अंदर वाली को पहले सॉल्व करेंगे, बाहर वाले को बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास मल्टीपल आ जाती है तो अगेन इसको लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। अब 7 + 3 × 4, अब ये मल्टीप्लिकेशन आ गई है तो पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये 12, 4 × 3 12, फिर 7। ऐसा नहीं होगा
कि 7 को प्लस कर दें 10 करके, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 40 आंसर बन जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास सेम प्रेसिडेंस वाले आ जाए, वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मल्टीप्लाई होके डिवाइड होता है 4 के ऊपर, और आंसर हमारे पास 10 आता है। पैरेंथेसिस के अंदर ये देखें, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये देखें प्लस जो है एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन उसकी प्रेसिडेंस लो है, तो लेकिन जो कि ब्रैकेट के अंदर आ चुका है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके फिर इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन द सेम वे इसके अंदर एक और ये माइनस वाली हमारे पास आता है, पहले इसको सॉल्व किया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद डिवीजन करके ये हमारे पास आंसर 3 आता है। तो इसको हम क्या करते हैं जी, ऐसे करते हैं कि इसको हम कोड के साथ 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 करते जाते हैं। इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे जाके सी आउट और इसको जाके पेस्ट कर दिया और F11 करके मैं इसको रन करता हूँ। देखें अभी हमारे पास ये दो -29 आ रहा है। तो इसका तरीकाकार क्या है कि हम यहाँ पे एक इंसर्ट ऑपरेटर एंड लाइन इस तरह से कर लें। अब यहाँ पे देखें सेमीकोलन पहले इस जगह पे था, जब हम इंसर्ट ऑपरेटर लगाएंगे तो सेमीकोलन इस तरफ आ जाएगा। ये ऐसा नहीं करना, स्टूडेंट इस तरह से करते हैं कि ये सेमीकोलन इधर ही लगा रहने देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे भी सेमीकोलन लगाते हैं। नहीं, सेमीकोलन कब लगाना है, जब उसकी लाइन टर्मिनेट हो रही है। और F11 करके मैंने इसको किया तो यहाँ पे देखें -2 और नीचे वाले की एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गई है, 9 उसका आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास 9 आ गया। इसी तरह से अगर मैं एक और एक्सप्रेशन इसको सॉल्व करूं, चलिए इसको कर लेता हूं और इसको भी मैं एंड लाइन कर देता हूं। ठीक है, सी आउट इसको भी एंड लाइन कर देते हैं। तो ये देखें मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये देखें इसका आंसर भी 3 था। अच्छा, जो चीज मैं एक चीज भूल गया हूं वो ये था कि पहले जो स्ट्रिंग में हम कर रहे थे वो डबल कोटेशन में कर रहे थे। अगर हमने डबल कोटेशन में कोई चीज लिखी है तो वो उसका आंसर सेम एज इट इज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सी आउट, इसके अंदर मैं इसी एक्सप्रेशन को, किसी भी एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है उसको ये देखें इस तरह से कर देता हूँ और एंड लाइन कर देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। तो देखिएगा ये वाला जो ऊपर वाला सबसे पहले है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो डबल कोटेशन के अंदर कोई भी चीज लिखेंगे तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है, इवन चाहे वो स्पेस ही क्यों नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इतनी बड़ी स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ये देखें इतनी बड़ी स्पेस मेरे पास ये यहाँ पे 6 माइनस के बाद आ गई है। तो डबल कोटेशन के बाहर कौन सी चीजें लिखनी होती हैं, जो मैथमेटिकल होती हैं, हमने जिनकी कैलकुलेशन करनी है। और डबल कोटेशन के अंदर क्या चीज लिखते हैं, वो चीजें जिनका आंसर हमें एज इट इज चाहिए होता है उसको हम डबल कोटेशन के अंदर लिख देते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर अभी हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के ऊपर भी बात की और साथ साथ इसकी डबल कोटेशन की और विदाउट डबल कोटेशन की भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑपरेटर, ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर, ये देखें ये स्टेटमेंट हमारे पास प्रोग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो इसको चेक भी कर लेते हैं कि इनकरेक्ट कैसे है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ और साथ साथ हम रन करते जाते हैं कि आया कि सी आउट, इसको अब रन किया तो ये देखें मेरे पास ये एरर आ गया और साथ में उसने हाईलाइट भी कर दिया कि लाइन नंबर 10 के ऊपर एरर है। और एरर बेसिकली क्या है इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखें, अब इसको रन करते हैं तो ये देखें मेरे पास आंसर होके उसका आंसर भी 32 मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो ये असल वजह क्या है कि ये वाली एक्सप्रेशन जो है वो क्यों इनकरेक्ट है। करेक्ट जो है वो इसको इस तरह से लिखना है जैसे मैंने करके देख लिया। अब रूल क्या है, रूल ये है कि अगर हमारे पास n ऑपरेंड्स हैं, n ऑपरेंड्स, ऑपरेंड ये देखें 3 है, 5 है, 4 है, ये ऑपरेंड है। 3 ऑपरेंड है तो और ऑपरेटर कितने हैं, 2। तो अगर 3 है तो 2 हैं। अगर 4 ऑपरेंड है तो 3 ऑपरेटर हो जाएंगे।
ठीक है, इसको इस तरह से कि अगर n ऑपरेंड हैं तो n-1 ऑपरेटर होंगे, और अगर n ऑपरेटर मैं कहूं कि ऑपरेटर n है तो कितने ऑपरेंड होंगे, जरा पॉज करें और सोचें उसके ऊपर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, अगर n ऑपरेंड हैं तो ऑपरेटर्स हैं, n ऑपरेटर्स हैं तो ऑपरेंड फिर n+1 होंगे, ऑपरेंड हमेशा एक ज्यादा होता है। तो अगर हम यहाँ पे इस रूल के मुताबिक इस एक्सप्रेशन को देखें, एक ऑपरेटर है लेकिन ऑपरेंड 3 बन जाते हैं, तो ये वाला रूल जो है वो ब्रेक हो जाता है, इस वजह से इसको इस तरह से नहीं लिखा जाता प्रोग्रामेटिकली। अच्छा, एक और भी यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट के अंदर जाके ये कर देता हूँ, सी आउट 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड लाइन। अच्छा, यहाँ पे ना काफी सारी चीजें हमारे पास, ये इसको इस तरह से कर दें, मेरे पास वो आ जाएगा कि कमेंट किया हुआ आ जाएगा, ये लिखा हुआ नहीं आएगा इस तरह से। अच्छा, अब मल्टीपल लाइंस के कोड को कमेंट करना है, ये पहले भी बात हो गया था, हमने की थी कि इस तरह से कमेंट एक लाइन को कर सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल लाइंस को हमने कमेंट करना है तो फिर क्या करेंगे, स्टैरिक ये फॉरवर्ड स्लैश और इसी तरह से एंड पे फिर फॉरवर्ड स्लैश एंड स्टैरिक एंड फॉरवर्ड स्लैश। तो फिर यह क्या होगा कि ये वाली जितनी भी लाइंस हैं इनका आंसर नहीं आएगा, तो इसका भी आंसर नहीं आएगा। इसको उठा के मैं बाहर ले आता हूँ इससे, यहाँ पे कंट्रोल F, ये मेरे पास F11 फंक्शन की, तो ये देखें मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2 इसका आंसर आता है कि मीन 5 डिवाइडेड बाय 2 आंसर कितना आ रहा है 2, जबकि एक्चुअल में आपके माइंड में क्या होगा कि 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आंसर आना चाहिए, तो ये 2.5 को शायद आपके माइंड में हो मैथमेटिकली। तो इसी तरह से 7 डिवाइडेड बाय 4 करें तो आंसर 1, 6 डिवाइडेड बाय 3 करें तो आंसर 2। अब ये इसका आंसर क्या है, पॉइंट्स वैल्यू में नहीं आता। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ये जितनी भी डिवीजन हो रही है ये इंटीजर डिवीजन हो रही है। इंटीजर क्या होता है, जो पूरा एक नंबर होता है डिस्क्रीट नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, अगर पॉइंट्स में आ जाए तो उसको हम रियल नंबर कहते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि इसका आंसर पॉइंट्स में आए तो फिर क्या करें, आप इन दोनों ऑपरेंड में से किसी एक को क्या करेंगे, हम रियल नंबर बना देंगे। जैसा कि यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 2.0 कर दिया तो इसका आंसर कितना आ गया, मेरे पास 2.5 आ रहा है। तो यहाँ पे करके भी देख लेते हैं, इसको इस तरह से किया तो ये देखें 2.5 मेरे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे अगर कोई एक, अब इसको छोड़ दें, मैं इसको ऊपर वाले को पॉइंट इस तरह से कर लेता हूं, तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये देखें इसका आंसर भी। अब इन दोनों में से किसी एक को आप क्या करें, रियल नंबर में ले जाएं तो आंसर उसका पॉइंट्स में आ जाता है। अगर इन दोनों में से दोनों ही डिस्क्रीट नंबर हैं तो वो आंसर हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट्स वाली जो वैल्यू है वो खत्म होके हमारे पास जस्ट 2 वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। तो 5 डिवाइडेड बाय 2 ही हमारे पास रह जाता है। ठीक है जी, तो 4 इंटीजर नंबर है जबकि 4.0 ये रियल नंबर है। तो कुछ यहाँ पे मजीद एग्जांपल यहाँ पे दी गई हैं। सो लास्ट पे हमारे पास क्या है कि रिमाइंडर ऑपरेटर है। तो इसका आंसर देखें कि 7 रिमाइंडर 4 इज इक्वल टू 3। रिमाइंडर ऑपरेटर था, ये करता किस तरह से, परसेंट साइन, मतलब आप क्या करते हैं, हम पहले वो 7 इस तरह से लिखते हैं और फिर 4 इस तरह से लिखते हैं, 4 1 4, फिर उसका माइनस करते हैं, फिर 3 रह जाता है। तो 3 जो रिमेनिंग होता है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इस तरह से 3 आ जाएगा रिमेनिंग, यानी कि फुली डिवाइड नहीं होगा। अगर एक नंबर, अगर ये 8 होता, अगर ये 8 होता तो यहाँ पे आंसर क्या आता है, 0 आ जाता है। क्यों, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 आ जाता है और रिमाइंडर 0 हो जाता है, फुली डिवाइड होता है। 7 जो है वो फुली डिवाइड नहीं होता 7, तो यहाँ पे उसका आंसर हमारे पास कितना आता है, यहाँ पे आंसर उसका 3 आता है। तो इसको कोड के ऊपर करके भी देख लेते हैं, 7 रिमाइंडर 3, इसको करके देख लेते हैं, इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। हाँ ये देखें 1 आंसर आया। तो ये वैसे इधर क्या लिखा हुआ था, 7 रिमाइंडर 4, 7 रिमाइंडर 4, तो ये देखिए आंसर हमारे पास कितना आया, 3 आया। अब 4 जो है, अगर 4 रिमाइंडर 4 होता तो यहाँ पे क्योंकि फुली डिवाइड है, फुली डिवाइड हो जाता है, 4 1s आर 4, तो
रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहता, पूरा फुली डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से अगर 5 हो, 4 1s are 4, और क्योंकि एक रिमाइंडर बचता है फिर पॉइंट में चले जाते हैं हम इस तरह से, तो जो रिमाइंडर बचता है उसका यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के ऊपर कुछ डिटेल। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यू कैन कमेंट। आप गूगल क्लासरूम के ऊपर भी जो ज्वाइन किया हुआ आपने, उधर भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।